नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। ये अलग किस्म का प्रोग्राम है जिसमें हम कोशिश ये करते हैं कि जो बड़ी खबरें हो रही हैं उसके पीछे जो कुछ हो रहा है वो हम जानने की कोशिश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन खबरों के पीछे क्या है और क्या कुछ हो रहा है, इससे मुताल्लिक क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अभी जो पूरे मुल्क की, पूरी दुनिया भर में जो खबर चल रही है वो CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो सरकार ने अभी लागू किया है हाल ही में, और उसके साथ साथ NRC को मिलाकर के देखा जा रहा है। लोगों में डर, दहशत है। दूसरी तरफ सरकार भी किसी तरह से सफाई देने की कोशिश कर रही है। इन तमाम हालात को, बदलती हुई सूरत हाल को, सरकारी और ख़ास तौर पे राजनेताओं के बदलते हुए रंग को देखने और समझने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनीस अहमद खान साहब। आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि ये आखिर एक तो ये कि क्राइसिस बहुत बड़ा लग रहा है, ख़ास तौर पे जामिया में जो वाक़यात हुए और उसके बाद पूरे मुल्क में यूनिवर्सिटियों के छात्र जो हैं, स्टूडेंट हैं, वो प्रोटेस्ट करने सड़कों पर आ गए हैं और पब्लिक भी उनकी सपोर्ट में मुसलसल सामने आ रही है। इसके साथ साथ जो सरकार की तरफ से जो कुछ तब्दीलियां हो रही हैं वो आप किस नज़र से देख रहे हैं? ये वही सरकार है जिसने आर्टिकल 370 पर दोबारा सोचने की बात, क्या ऐसा लग रहा था कि कोई अगर सोचने की बात कहेगा तो वो कोई गुनाह की बात कह रहा है? इसी तरह से और कई बड़े बड़े फैसले हो चुके जिससे पूरा मुल्क इस वक्त हिला हुआ है। आप अब नई तब्दीलियों को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए साहब, इनकी तो मोदी का जो, आप पीछे से जाइए जब वो चीफ मिनिस्टर थे, क्योंकि ये अपोजिशन तो कभी मोदी ने झेला नहीं है, तो पीछे आप देख लीजिए कि जनरल सेक्रेटरी बने बिहार के, और बिहार माफ़ कीजिएगा गुजरात के, वहाँ से चीफ मिनिस्टर बने 15 साल हुकूमत की, अपोजिशन कहीं नहीं रही इनके आगे। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर बन गए 2014 में, अपोजिशन कहीं नहीं। लेकिन इन्होंने एक जो इनका बहुत पुराना एजेंडा था RSS का, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, उसको लागू करने की पूरी तरीके से प्लानिंग की, और 2014 से लेकर 2018 तक आप देखिए उन्होंने प्लान किस तरीके से की कि मुसलमानों को लिंचिंग के बाद कोई उनको सेफ्टी नहीं दी, ना उसकी बुराई की। इस तरीके से उन्होंने एक ग्राउंड किया, और दूसरा ग्राउंड किया उन्होंने टेलीविज़न इंटरव्यू से, जहाँ एक दाढ़ी वाले मौलाना को बिठा के उनकी चारों तरफ से बेइज्जती कराई जाती थी। तो यह लगता था कि मुसलमान इसी तरीके के, इस तरीके से करके उन्होंने 2019 में जब जीत के आए तो अब उन्होंने स्ट्रक्चरल चेंज करना शुरू कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले मुसलमानों के लिए 3 तलाक लाए, इसके बाद आप कहना चाहिए 370 लाए, और ये शो किया कि 370 कश्मीर का मसला नहीं है, किसी स्टेट का मसला है। कश्मीर नहीं कह रहे, किसी स्टेट का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरे भारत के मुसलमानों का मसला है, और हमने उनको डाउनग्रेड कर दिया ये करके। इस तरीके से फैलाया गया, हर जगह फैलाया गया। किसी ने बोला बंद कर दिया, जैसे आपने कहा कि गुनाह सा होता था कोई अगर 370 के बारे में बोल दे। इसके बाद आया राम मंदिर का विवाद, वो भी किस तरीके से आया वो आप भी जानते हैं। जी। वो जीतने के बाद पार्टी के सारे गुनाह गिनवाने के बाद उन्हीं गुनाहगारों को दे दिया गया, उन्हीं गुनाहगारों को, तो वो भी मुसलमानों की एक बेइज्जती हुई। अब इन लोगों के दिल खिलोई ये, तो उन्होंने सीधा सीधा उठा के ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाए, और फिर CAB भी करवा लिया 24 घंटे के अंदर। यानी राष्ट्रपति ने दस्तखत करे। CAB जो है वो CAA हो गया, हाँ, एक्ट हो गया। जो बिल था वो एक्ट हो गया। एक्ट होने के बाद अब इसके बाद इनको ये नहीं पता था, ये इसका एहसास नहीं था, क्योंकि किसी से पूछते नहीं है। इन्होंने पूरे के देश में इसका इतना ज़बरदस्त असर होगा, और उन स्टेट में असर होगा जो इनकी है। सबसे पहले आसाम सुलगा, आसाम बिल्कुल, और अभी तक सुलग रहा है। आज ये तो बीजेपी ये समझ रही थी कि नॉर्थ ईस्ट का हमने गढ़ पे कब्जा कर लिया, लेकिन नागालैंड और मणिपुर और त्रिपुरा और आसाम एक साथ सुलगे हैं। इसके बाद इम्फाल से लेके तमाम जगह चला। आसाम वहां से चला, उसको संभाल नहीं पा रहे। बंगाल में भी बहुत, बंगाल तो वो तो ममता बनर्जी, वो तो बंगाल आएगा ही, वो तो खुद लीड कर रही थी। जो सबसे बड़ी बात हुई इनकी, ये अब ये घबरा गए। उसके बाद जब ये हिंदी बेल्ट में आया तो इन्होंने आप ये देखिए कि हिंदुस्तान की तकरीबन 25 यूनिवर्सिटीज में एक साथ शुरू हुआ। बहुत बड़ी बात होती है 25 यूनिवर्सिटीज का मतलब
करोड़ों फैमिलियों से जो बच्चे यूनिवर्सिटीज में हैं वो उसमें एक साथ शुरू हुआ। अब इन्होंने कह दिया कि ये जो जेएनयू में होते ही रहता है, यहाँ होता रहता है, लेकिन जब इनको अब कांग्रेस पे इल्जाम लगा दिया, वो लगा रही है, वो करा रही है। अब इन्होंने सोचा कि इसको बदला कैसे जाए, क्योंकि देखिए साहब, नरेंद्र मोदी की एक चीज है कि वो बदलते बहुत जल्दी है किसी चीज को। जिस तरीके के भीमा कोरेगांव में हुआ था, दलित और सवर्णों का दंगा हुआ, और जब चला बहुत जबरदस्त हुआ, उसमें आरएसएस के एक बड़े साहब गिरफ्तार भी हुए। उसके बाद इन्होंने जब देखा कि ये तो बिल्कुल हमारा वोट बैंक लिए जा रहा है दलित का, तो उन्होंने एकदम से एक खबर आई, अपने अखबारों में पढ़ा हुआ है कि अर्बन नक्सलाइट इसके अंदर दाखिल हो गए। नई टर्मिनोलॉजी नई एक बना के, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री उसने कहीं से इस्तेमाल की थी उसको, तो वो शुरू हो गई उसके। अब टर्न दे दिया उसको। उसी तरीके से इन्होंने जब ये देखा कि जामिया में हुआ, तो जामिया को इन्होंने चाहा कि हिंदू मुस्लिम बना दिया जाए, और हुआ। आपने देखा दंगा हुआ, दंगा हुआ, और ये हर जगह कहा गया, सब पुलिस अंदर चली गई, सड़कों पे नमाज पढ़ी जा रही थी, ये वो अखबारों में आप छोटे मोटे उसमें हम और किसी से बात कीजिए, अरे साहब वो तो सड़कों पे नमाज पढ़ रहे थे, वहां नमाजों में दुआएं मांग रहे थे। इस तरीके से दंगा हुआ, जबरदस्त दंगा हुआ, उसमें 10 लोग गिरफ्तार हो गए। उसके पहले सब लोग भूल गए कि मोहन भागवत ने एक बयान दिया था कि जब ये लागू हुआ, इसका एक्ट बना कि अब आरएसएस इसको घर घर फैलाएगी। इसका मतलब ये था कि आरएसएस के लोग एक्टिव होंगे। अब जो 10 लोग पकड़े गए, और 10 लोगों को समझा गया ये स्टूडेंट है। पुलिस ने कहा कि ये स्टूडेंट नहीं है, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि अगर स्टूडेंट नहीं है तो कौन है। ये देखिए, उसी दिन मैं चूंकि एक विदेश के रेडियो के लिए भी काम करता हूं, तो उसमें पहले ही दिन स्टेटमेंट आ गया था जामिया स्टूडेंट्स की तरफ से कि जो ये वायलेंस करने वाले हैं इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए हम वापस जा रहे हैं, हम इस झगड़े में पड़ते ही नहीं है। असल में मुझे इसके साथ साथ एक चीज़ याद आती है, जैसे अभी पिछले दिनों चूंकि अंतर्राष्ट्रीय खबरें मैं अक्सर आपको नज़र दुनिया पर के प्रोग्राम के नाम से देता हूँ। पिछले दिनों जिस तरह से ईरान में, इराक में, लेबनान में प्रोटेस्ट हुए, बिल्कुल तकरीबन वही पैटर्न था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि यहाँ पुलिस ने वो काम किया जो वहाँ अमेरिकन एजेंटों ने वहाँ काम किया था, गोली चलाई या हंगामा किया, वायलेंस की। बिल्कुल वही रोल जो वहाँ पर प्ले किया जा रहा था वो यहाँ हमारी पुलिस ने किया, और उसकी वीडियो सामने है। अभी तक पुलिस ने उस पर कोई सफाई नहीं दी है। बस जलाने की या 10 आदमियों की, और ये जो 10 आदमी हैं, 10 आदमी ये जामिया के उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है कि हम लोग वायलेंस में नहीं थे, और जब वो वायलेंस में नहीं थे तो पुलिस यूनिवर्सिटी में घुस करके जिस तरह से ये वायलेंट हुए हैं और हमले किए हैं, लाइब्रेरी में बैठे हुए लड़के लड़कियों तक को मार पिटाई की है, बाथरूम के अंदर जाकर के ना मालूम गोली चलाई है, क्या किया है कि वो पड़े हुए बच्चे थे, बहुत जो वीडियो आप लोगों ने भी देखी होगी। तो ये इस तरह से जब चीज़ें होंगी तो हालात ख़राब होंगे, और अब पुलिस ये कह रही है कि स्टूडेंट्स नहीं थे। ये समझने की ज़रूरत है मुल्क को कौन लोग कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। जो सिस्टम है वो भी उन्हीं को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अब ये बहुत ही दिलचस्प बात है, मैं एक चीज़ आपको आगे बढ़ने से पहले मैंने अपने तकरीबन 35-36 साल की पत्रकारिता में कभी किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को ये कहते हुए नहीं सुना जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने कल बयान दिया है। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले और उनके जो और दूसरे एलाइज हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो ये ऐलान करें कि अगर हमारी सरकार आएगी तो सारे पाकिस्तानियों को भारत की नेशनलिटी दे दी जाएगी। ऐसा कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क को नेशनलिटी नहीं देता। सिर्फ 2 मुल्क हैं, मुझे अब याद आ गया, इजरायली, जितने नेशनलिटीज़ जो इजराइल में रहने वाले लोग हैं उन्हें ऑटोमेटिक अमेरिका की सिटीजनशिप मिलती है। उसका एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रीज़न है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, और अब ये उसको पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, ये सब चलाते रहने के लिए एक कांग्रेस पर ये डालना कि तुम बोलो, यानी ताकि हम इलेक्शन जीत सकें। और ना तो वो कोई
इंटरनेशनल कोई कानून ऐसा नहीं है कि कोई मुल्क दूसरे मुल्क के लोगों को अपना नेशनल बना दे। देखिए काजमी ये साहब, आपकी बिल्कुल बात काट के कह रहे हैं कि अगर हमने उन सबको नेशनलिटी दे दी तो वो भी इंडिया हो जाएगा। जी, ये जी, जी, भूल गए। हाँ हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल। हिंदुस्तान ने पूरे पाकिस्तान को नेशनलिटी दे दी, हाँ, हाँ। तो नेशनलिटी देने का मतलब इंडिया हो गया। जी, जी। ये अब तो दुश्मनी खत्म। दुश्मनी का था, ये तो मुंह में आता है जो बोल जी। देते। उसके बाद जो मैं आरएसएस की बात कर रहा था, और कि ये यहाँ- स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसा है जिसे कहते हैं ना अनबिकमिंग ऑफ ए प्राइम अब मिनिस्टर। तो उसी हाँ। स्टेटमेंट पे ही बात कर रहा हूं मैं। हाँ। अब जैसे यहाँ हुआ, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी वालों ने हंगामा किया, वो सब लोगों ने देखा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो बीजेपी की स्टूडेंट विंग है, एबीवीपी, उसने मारपीट की उसी के दूसरे दिन, मंडे के संडे को यहाँ हो रहा, मंडे को उन्होंने क्या किया, और उन लड़कों को पुलिस वाले नाम से बुला रहे थे, गिरफ्तार नहीं हुए, फोटो आए उनकी, एबीवीपी के मेंबर है, क्योंकि यहाँ पे वो है। तो दो तो ऐसा, अब इन्होंने देखा जब हाथ से निकल रही है ये चीज, तो फिर अभी तो वो दुमका में कहा था इन्होंने कि कपड़े से पहचानिए, यानी मुसलमानों के ऊपर इल्जाम दिया था कि कपड़े से पहचानिए, मुसलमानों के अलावा कोई कपड़े से नहीं पहचाना जाता। ये किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का बयान हो सकता है? ये लोग ताज्जुब करेंगे जब आने वाले लोग हिस्ट्री लिखेंगे कि इस मुल्क का एक प्रधानमंत्री ऐसा भी हुआ जिसने कम्युनिटीज को इस तरह से ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की। अच्छा, अब आप देखिए कपड़े का तो मुसलमान, अब वो भी नहीं चला, कपड़े पे ऑब्जेक्शन होने लगा, कैसे का। अब इन्होंने नैरेटिव बदला, उसका नैरेटिव बदलने में इन्होंने क्या किया, उसमें लाए कि ये अर्बन नक्सल कांग्रेसियों के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं, अर्बन नक्सल कर दिया इसको, यानी कम्युनिस्टों को बिल्कुल बदल दिया। तो 2-3 बयान जैसे आपने कहा बदले इन्होंने, इसके मतलब अब ये मामला इनके हाथ से निकल गया। अच्छा, जो होम मिनिस्ट्री के कोई एडवाइस आई है वो बताइए। वही तो बता रहा हूँ। अब जब ये सब चलने लगा हो, एकदम से इनके जो एलाइज थे वो भी नाराज हो गए। तो आपको याद होगा, आप जानते हैं, आपने देखा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कभी पॉलिसी नहीं रही कि वो क्लियरिफिकेशन किसी चीज का दें। वो उन्होंने कह दिया तो कह दिया। इसके पहले भी चट्टान की तरह कर रहे थे। 377 में आपने जैसे 370 में उन्होंने कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया, 3 तलाक पे कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया, राम मंदिर पे कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया, सब करते रहे। लेकिन इसमें कल परसों के बीच में, कल रात को ही समझ लीजिए कि एक होम मिनिस्ट्री से एक गाइडलाइन अमित शाह जी की मिनिस्ट्री से, सरकार की मिनिस्ट्री, बिल्कुल 2 ही तो सरकार है, एक बड़ी सरकार, एक छोटी सरकार। तो उसमें कहा गया है, जो 2-3 बातें बड़ी साफ तौर पे कही गई कि एक नागरिकता कानून जो है, जो ये एनआरसी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। यानी एक बड़े क्लियर कर रहे हैं कि एनआरसी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वरना अभी तक इन्होंने क्लियरिफिकेशन नहीं दिया। हम लोग कह रहे थे, जर्नलिस्ट कह रहे थे, वो कह रहे थे कि एनआरसी कैसे का, इन्होंने कहा अब एनआरसी बिल्कुल अलग है। और ये जो सिटीजन, साहब जब सीएए आप मजहब की बुनियाद पर अप्लाई कर चुके होंगे, तो उसके बाद जिनकी नेशनलिटी कंफर्म नहीं हो रही उन्हें आप विदेशियों में ही तो डालेंगे, और जब विदेशियों में डालेंगे तो एनआरसी तो ऑटोमेटिक अप्लाई होगी। सर मैं ये बात सब कह रहे हैं, आप कैसे झुटला सकते हैं? बात ये है कि इसी वजह से ये इन्होंने क्लियरिफिकेशन होम मिनिस्ट्री का डाला कि वो चीज नहीं है। लेकिन क्या इस पे भी यकीन किया जा सकता है? नहीं, यकीन अब आप यकीन हो ना हो, लेकिन इन्होंने बात पलटी। कभी यहाँ बताने का मकसद ये है कि ये दोनों लोग कभी अपने सफाई नहीं देते हैं। फिर दूसरी सफाई इन्होंने दी कि नागरिकता कानून किसी भी भारतीय पर लागू नहीं होगा। ये बड़ी बात है, हम भारतीय हैं। ये बात अलग है कि भारतीय हम तय करेंगे और उसके बाद समझना। नहीं, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, वो अलग बात जरूर है, लेकिन अब तो भारतीय नहीं, वो यहाँ बात हो रही कि उन्होंने क्लियरिफिकेशन देना शुरू कर दिया है। इस तरीके से अगर इस पे सवाल उठाए जाएंगे तो हो सकता है अगली इस पे आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। भाई भारतीय साबित करने की तो कहानी है, अगर साबित ही नहीं होगी उन्होंने अब तीसरी बात उन्होंने कही कि मुसलमान जो अपने आप को समझ रहा है कि वो इलीगल घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर वो भारत का नागरिक है तो भारत का नागरिक ही रहेगा। ये 3 चीजें उन्होंने की। ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि मोदी जी ने कहा। इससे ये लगता है कि जो इनके एलाइज हैं उसमें आपके अकाली दल भी आता है, जेडीयू भी आता है, और भी इवन जो वहाँ का असम का चीफ मिनिस्टर, उसने भी ऑब्जेक्शन किया है। हेमंत शर्मा उसके ऑब्जेक्शन में खड़ा हुआ है। इनकी पार्टी से मेरा कई लोगों से बात हुई है बीजेपी के, वो भी इस बात पे दुखी हैं कि आपने एक एनआरसी से 12 लाख हिंदू
तो बाहर कर दिए, जी उसके लिए ये ला रहे हैं। अब इतना बड़ा वोट बैंक हो, अभी इसका क्लियर आपने जो बातें क्लियर नहीं किया कि इसमें क्या मुसलमान शामिल है कि नहीं है, क्या नहीं है। क्योंकि आपको एक बात बताएं, आम हिंदू भी परेशान है कि भाई उसको भी रखना है, साबित तो उसे भी करना पड़ेगा, साबित तो उसे भी और करना जितने पड़ेगा, दिन तक वो साबित करने के प्रोसेस में होगा वो विदेशी समझा जाएगा, विदेशी समझा ये जाएगा। बहुत तो इंपॉर्टेंट लिहाजा ये चीजें इतनी गड़बड़ हुई। तो कहने का मतलब है कि पहली बार ऐसा हुआ है मोदी जी कि मोदी जी चारों तरफ से घिर गए हैं इस वक्त, ये और वो बहुत बौखलाहट में जी। बयान पे बयान बदल रहे हैं। कभी जी। किसी के कंधे पे बंदूक रखवाते हैं, हाँ। अरबन नक्सल लाते हैं, कभी वो कपड़ों के ऊपर आते हैं। अब आगे देखिए किस अब चीज वो पे। पाकिस्तान के लोगों अब वो को पाकिस्तान के लोगों को इंडियन नेशनलिटी लेकिन मैं उस बात पे कहूंगा, तो मैं तो कहता हूँ वेलकम, पाकिस्तान को पूरे सबको नागरिकता दे दी जाए, हिंदुस्तान हो जाएगा वो। और फिर तो फौज लगाने की भी जरूरत नहीं है, अरे तो इंडिया हो गया ना, फिर तो इंडिया हो गया। इंडिया हो गया वो। तो ये बहुत ही मज़ाक़खेज़ बात है, इसमें बहुत ही अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठने वाला आदमी इस किस्म की बात कर रहा है, और दुनिया में शायद किसी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी बात कही हो। इससे हमें तकलीफ है क्योंकि भारत नहीं की साहब, भारत की गरिमा, आप चूंकि इंटरनेशनल देखते हैं तो हमारे ट्रम्प साहब की टक्कर पे है ये। हाँ, ट्रम्प साहब की ट्रम्प साहब की टक्कर पे है। कंपटीशन उनसे है, कंपटीशन अब की बार ट्रम्प सरकार, ये बात कह के आए हाँ, हैं। क्या किया है। तो हो सकता है वो अगले इलेक्शन पे ट्रम्प साहब इनकी कैंपेन के लिए हाँ, आए हैं। कि अगली बार तो मोदी सरकार वो फिर कहने के लिए आ जाए। तो खैर ये एक अलग बात है, मजाक की बात है, लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूँ कि देश के लीडर, इन सब की एक गरिमा होती है, पूरी दुनिया नज़र से देखती है। मीडिया आजकल इतना एक्टिव है कि हर खबर पूरी दुनिया पे पहुँचती है, और जो एनालाइज करने वाले हैं दुनिया भर में वो भी देखते हैं कि आखिर क्या स्टेटमेंट किसका क्या मतलब है। और मैं आखिर में फिर गुजारिश करूँगा कि अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की खबर आप तक पहुंच सके। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं व्यूवर्स का, मुझे जिस किस्म का रिस्पांस आ रहा है, 50 से ज़्यादा मुल्कों में देखा जा रहा है और लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इस दौरान सब्सक्राइबर्स भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।